आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। मैं हमेशा कोई ना कोई कहानी के साथ में आपके सामने पेश होता हूं और मेरी ये कोशिश होती है कि वो जो कहानी मैं आपको बताऊं वो कहानी में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूं हमारी वीडियो में। तो इस बार भी मैं एक बहुत अमेजिंग कहानी के साथ में आया हूँ। बहुत अलग टाइप की कहानी है ये, जो मैंने खुद ने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा और न कभी सोचा कि हमारा ये देश है, ये इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में हम औरत को देवी की तरह पूजते हैं। मगर क्या कोई औरत ऐसी भी हो सकती है जो 42 बच्चों की जान ले ले, और वो भी मासूम और निर्दोष बच्चों की? जी हाँ दोस्तों, हमारे ही मुल्क में बड़ी अफसोस की बात है, हमारे ही मुल्क में कुछ ऐसी औरतें पैदा हुई हैं जिन्होंने ये घिनौना काम किया। जैसे कि बचपन में मैं सुनता था कि हमारे घर वाले हमको डराया करते थे कि सो जा नहीं तो राक्षस आ जाएगा। ये जो औरतें हैं ये तो राक्षसनियां हैं, इन लोगों ने किसी राक्षसनिया से कम काम नहीं किया है, इन लोगों ने इतना बुरा काम किया है। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं डायरेक्ट सीधा सीधा कहानी की ओर। ये कहानी स्टार्ट होती है 1990 से और ये एंड हुई 1996 में। यानी ये 6 साल जो इस हमारे मुल्क का जो गया है, 6 साल, ये इस मामले को लेकर बहुत खतरनाक गया है। ये कोल्हापुर की एक अंजना गवित, एक औरत थी, अंजना गवित, ये उसकी कहानी है। और कोल्हापुर में इसने अपनी इस क्राइम की 6 साल यानी 1990 से लेकर 1996 तक का इसने जो आतंक मचाया है और जो इसका चर्चा चला है, बहुत हर मीडिया में, हर न्यूज़ चैनल पर, हर जगह सिर्फ इसी का चर्चा चलता रहा 1990 में। तो आइए दोस्तों, हम देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से मेरे जैसा एक इंसान इनको राक्षसनियां बोलने पर मजबूर हो गया। अंजना गवित, जिसकी उसकी ज़िंदगी में उसकी 2 शादी हुई थी, और पहली शादी होने के बाद में उसको एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम रखा गया रेणुका। अब उसका पति ऑफ हो गया, यानी बच्ची पैदा होने के बाद में अंजना का पति ऑफ हो गया। पति ऑफ होने के बाद में अंजना आ गई रास्ते पे, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं था, माँ बाप भाई बहन कोई था नहीं उसका पीछे। अब वो आ गई रोड पर आने के बाद में इसने अपने बच्चे का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ इसको लाजमी करना ही था। किसी न किसी तरह इसकी एक वहाँ पर ही पहचान हो गई एक आदमी से जो रिटायर फौजी था। अब रिटायर फौजी से इसकी बातचीत होने लगी। बातचीत में इन लोगों ने आपस में शादी करने का फैसला किया और इन लोगों ने आपस में शादी कर भी ली। अब शादी करने के बाद में इत्तेफाक से दोनों का बहुत लंबे समय तक नहीं जम पाया। ये रिटायर फौजी था उसका और इसका अंजना का, दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा जम नहीं पाया। और अंजना की एक बेटी भी, रेणुका। अब इसको एक और बेटी पैदा हो गई अंजना को, उसका नाम रखा गया सीमा। अब कुछ समय बाद में जब इन लोगों का आपस में नई तालमेल जमने लगा, दोनों अलग हो गए, यानी डाइवर्स हो गया। अब अंजना फिर से रास्ते पे आ गई। इससे पहले जब उसका पति मर गया था पहला, तब वो एक बच्ची के साथ रास्ते पे आ गई और उसको एक ही बच्ची का पेट पालने की सोचना था। इस बार जब उसका तलाक हुआ दूसरे पति से जो रिटायर फौजी थे, तो अब अंजना के सामने आ गई 2 चुनौती, यानी 2 पेट भरना था उसको किसी भी तरह, अपनी 2 औलादों का, तो अपनी 2 बच्चियों का। एक तो रेणुका, दूसरी सीमा। अब अंजना परेशान, इसने छोटी मोटी चोरियां करना शुरू करी अंजना की, लोगों के जेब काटना, लोगों का कुछ छीना झपटी करके भागना, ऐसा सब उसने करना शुरू की। अब धीरे धीरे यूं जिंदगी बीतती गई और इसने ये तो बहुत बड़ी गलती की ही कि उसने एक गलत रास्ता चुना अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए। और उसने उससे भी और एक बड़ी गलती करी कि उसने अपनी इन दोनों बेटियों को इसी बुरे रास्ते में, इसी गंदे रास्ते में धकेल दिया। यानी कि उसने अपनी दोनों बेटियों को
चोरी के धंधे में लगा दिया और अब वो चोरी करने जाती, अपनी बेटियों को साथ में लेकर जाती और बेटियों को भी सिखाती, बेटियों को ट्रेनिंग देती, बाकायदा सिखाती थी। अब बच्चियां बड़ी हो गई, अब नेचुरली कोई भी इंसान कोई भी काम करता रहेगा या कोई भी जॉब करता रहेगा, वो उसमें फॉरवर्ड होने की सोचता ही है। वो सोचता है कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की करूं। ये दो बच्चियों के दिमाग में यही था कि हमारी दुनिया यही है, चोरी, और उनकी माँ ने उनको ट्रेन किया था। अब ये लोग खुद हाथ साफ करने लग गए लोगों का। एक मर्तबा अंजना और उसकी दो बेटियां रेणुका और सीमा, ये लोग कहीं पर चोरी करने गए और ये लोग जो टारगेट करते थे वो भीड़ भाड़ का इलाका टारगेट करते थे। कोल्हापुर के अंदर ये लोगों ने स्टार्ट किया था और कोल्हापुर से फिर इन लोगों ने काफ़ी जगह, जैसे कि पुणे, नासिक और महाराष्ट्र में लगभग हर जगह, पुणे, नासिक, मुंबई, थाना, कल्याण, ये सारी जगह इन लोगों ने अलग अलग जगह जा जाकर ये लोग चोरी करते थे। अब ये लोगों का टारगेट होता था भीड़ भाड़ की जगह। अंजना एक बार कहीं से जा रही थी अपनी दो बेटियों के साथ में, इसने एक छोटे से बच्चे को देखा तो इसको ऐसा लगा कि चलो मैं एक बच्चा चुरा लेती हूँ और शायद कुछ, ये बच्चे को बेचने के बाद भी शायद कुछ मुझे मिल जाए। इस उम्मीद से उसने उस बच्चे को चुपचाप से उठा ली। वो बच्चा था एक भिखारी का बच्चा। वो भिखारी से नजर चुरा के अंजना ने उस बच्चे को चुरा लिया और वो बच्चे को लेकर एक मंदिर में खुद चोरी करने गए, यानी कि बच्चे को चुराकर गोद में, अपने गोद में रखकर लोगों का बटवा मार लिया। अब किसी व्यक्ति ने वहां पर, जिसका बटवा मार रही थी, उसने उसको पकड़ लिया और पब्लिक में शोर मचाया उसने कि ये मेरा बटवा मार रही है, चोरी कर रही है। अब वहां मंदिर में काफी सारी पब्लिक थी तो पब्लिक ने इसको मारना चालू कर दिया, इसको अंजना को पीटना चालू कर दिया और पुलिस को बुलाया। अब उसने क्या करी, अंजना ने, उसके गोद में बच्चा था, उसने उस बच्चे को बहुत जोर से सर के बल जमीन पर पटकी। अब जब सर के बल जमीन पर पटकी एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र सिर्फ 18 महीने का बच्चा, 18 महीने के बच्चे को उसने बहुत जोर से जमीन पर सर के बल पटकी, उसका सर फुट गया। पब्लिक रुक गई देखकर कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया। और वो चिल्लाने लगी, ड्रामा करने लग गई कि मैं चोर नहीं हूँ, ये आदमी को गलतफहमी हो गई है, मैं चोरनी नहीं हूँ, मैं तो ये बच्चे की माँ हूँ। तो वो जो वहां पर जो भीड़ थी, उनको वो उसके लिए, अंजना के लिए एक हमदर्दी पैदा हो गई कि नहीं, ये बेचारी औरत चोर नहीं हो सकती है, ये तो ये बच्चे को लेकर आई थी मंदिर में। पुलिस के आने से पहले पब्लिक ने ही उसको, बच्चे को गोद में उठाया और अंजना के पास दिया और उससे कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। अंजना वो बच्चे को लेकर वहां से चली गई, क्योंकि बच्चे को, अंजना और उसकी दोनों बेटियां वहां से बच्चे को लेकर चले गए, क्योंकि बच्चे को सर पर मार लगा था और बच्चे को बहुत ज्यादा खून भी जा रहा था, प्लस बच्चे को इन लोगों ने कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं था और बच्चा अपनी फैमिली से, यानी अपनी माँ बाप से दूर हुआ था। बच्चा बहुत रो रहा था। अब कंटिन्यूस लगातार बच्चा रो रहा है, लगातार बच्चा रो रहा है। अब ये लोग वो बच्चे के शोर से इरिटेट होने लग गए, चिढ़ने लग गए कि बच्चा रो रहा है। इनको आदत नहीं थी बच्चे के रोने की, चीखने की आवाजें सुनने की, इनको आदत नहीं थी। इसने क्या किया, अंजना ने, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसने एक सुनसान जगह पर लेके गई बच्चे को और वहां पर एक लाइट का खंबा था, बिजली का खंबा जिसको हम कहते हैं, बिजली के खंबे से वो बच्चे की दोनों टांग पकड़ के झुलाया, ऐसा झुला के उसको, बच्चे को सर पे, बच्चे का सर उस पे मारे, किस पे, लाइट के खंबे पे, और उसको इतनी मर्तबा मारे जब तक वो बच्चा पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। यानी कि जब तक बच्चा पूरी तरह से मर नहीं गया तब तक उसको ये लोग मारते रहे। बहुत बुरा ये मामला है। खैर, वो बच्चे को इन लोगों ने इस तरह से मारा और मारने के बाद में वहीं पर एक किनारे पे, एक कोने में वो बच्चे को रखकर ये लोग चले गए। और जहां पर मारा ये था बस स्टैंड, वहां पर बस स्टैंड था जहां इन लोगों ने ये इलेक्ट्रिक के, बिजली के खंभे के पास सर पटक के बच्चे का मारा, वहां पर एक बस स्टैंड था, वहां पर इन लोगों ने छोड़कर चले गए। अब चले जाने के बाद में जब
सुबह सब लोग जमा हुए, सब झाड़ू मारने वाले, साफ सफाई कर्मचारी जमा हुए। उन लोगों ने देखा कि किसी बच्चे की लाश पड़ी है। उन लोगों ने पुलिस को बुलाया। कोल्हापुर पुलिस थोड़ी सी एक्टिव हुई। ये बात है 1996 में, 1996 में ये हुआ। अब पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस एक्टिव होने के बाद में यहाँ वहाँ सब ढूंढना ढांढना सब शुरू हो गया। अब कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से ऐसे क्लूज मिलने लग गए कि हमने 3 औरतों को देखा जो बहुत नॉर्मल से कपड़े में थे, तीनों औरतें, और 2 थोड़ी सी जवान जैसी थी और 1 थोड़ी सी बुढ़ी थी। अब जब ये मामला हुआ, ये वाकया हुआ, उस टाइम तक सीमा यानी छोटी बेटी की उम्र 25 साल हो गई थी और बड़ी वाली रेणुका 29 की हो गई थी, 29 साल की हो गई। तो ये लोग भी अच्छे खासे बड़े हो गए थे। तो लोगों ने खाली सिर्फ इतना बताया पुलिस को कि हम लोगों ने 2 लड़कियों के साथ एक बुढ़ी औरत को देखा। अब वो लोग भिखारी की जैसे हालत में, यानी कि एकदम मैले कुचेले कपड़े, साड़ी पहने हुए थे। अब पुलिस ने ऐसे लोगों की तलाश करी। पुलिस को इन्फॉर्मर्स के थ्रू ये पता चला कि एक औरत है जिसका नाम अंजना गवित है, जिसके ऊपर ढेरों मामले हैं, चोरी के बहुत सारे मामला थे। अब पुलिस ने किसी तरह उसको ट्रैक करने की कोशिश की। तो पुलिस ने उसको ट्रैक करते करते उस तक पहुंची पुलिस। अब उस तक पहुंचने से पहले पुलिस को यह पता चला, जैसे ये कंप्लेन में जैसे ये मर्डर केस में बच्चे के पुलिस एक्टिव हुई, तो पता चला पुलिस को कि ऐसे ही वाकया महाराष्ट्र में लगभग हर जगह हुआ, नासिक में हुआ, पूना में हुआ, कल्याण में, थाना मुंबई में, हर जगह ये इसी तरह के मामला हुए, बच्चे के कत्ल के मामला, और अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके से मारा गया है। इस तरह 42 बच्चों के आसपास का कत्ल का मामला है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में किस तरह से बच्चों को इन लोगों ने मारा है। तो अब पुलिस ने अंजना गवित को किसी तरह अरेस्ट किया और अंजना गवित के साथ साथ उसकी बेटियों को भी अरेस्ट किया। मैं ये स्टोरी थोड़ा सा शॉर्ट में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टोरी है। मैंने इस पर थोड़ा अच्छा खासा स्टडी भी किया हूँ। ये बड़ी स्टोरी बहुत बड़ी वीडियो ना बन जाए, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने, शॉर्ट हो। अब अंजना गवित अरेस्ट हुई। अंजना गवित अरेस्ट होने के साथ साथ उसकी 2 बेटियां भी अरेस्ट हुई। 2 बेटियां अरेस्ट हुई। अब वो लोग यहाँ वहाँ की बात करने लगी। उनको जब पूछा गया तो वो लोग तो बड़ी बड़ी कस्में खाने लग गए और रोना धोना करने लग गए कि हमको क्या मालूम, हम लोग कोई बच्चे को क्यों मारेंगे, क्यों कत्ल करेंगे किसी बच्चे का। अंजना की बेटी, अंजना की जो बड़ी बेटी थी रेणुका और छोटी बेटी सीमा, रेणुका के हस्बैंड, उसका एक हस्बैंड था, उसको पकड़ा गया। वो आया पुलिस के हाथ में। वो पुलिस के हाथ में आया तो उसने बताया कि एक मर्तबा उसने कबूल किया और उसको पुलिस ने समझाया कि हम तुमको इसमें विटनेस बना देंगे, विटनेस बना के तुमको ये मामले से हम लोग निकालेंगे। और पुलिस ने किया भी वैसे ही कि उसने बताया कि एक बार मेरी बीवी अंजना बैठकर हिसाब कर रही थी कि कौन से बच्चे को कहाँ मारा गया। ऐसा करते करते मैंने ये खुद सुना, उसका कहना था, मैंने ये खुद सुना कि उसने 42 बच्चों का कत्ल किया। ये तीनों माँ बेटियों ने मिलकर, यानी 42 बच्चों को, मासूम बच्चों का इन लोगों ने कत्ल किया। अब ये मामला सुनकर पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गई। अब पुलिस ने इनको, अंजना को और रेणुका को और सीमा को बताया कि तुम्हारा मामला ओपन हो चुका है, अब तुम लोग एक्सेप्ट करने में ही तुम्हारी समझदारी है। और पुलिस ने अपना पुलिसिया रवैया भी अख्तियार किया। अब इन लोगों ने बोलना चालू किया, ये तीनों माँ बेटी। तो इन लोगों ने बताया कि अलग अलग बच्चों को इन लोगों ने किस तरह से मारा। और इतने टाइम तक ये जो मामला टूल पर नहीं आया, यानी बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, ये उसकी वजह ये थी कि
ये जितने भी बच्चे मरे वो बच्चे कभी भिखारी के बच्चे थे, कुछ रोड पे भीख मांगने वाले बच्चों, रोड पे भीख मांगने वाले भिखारियों के बच्चों को ये लोग उठाते थे। और कभी जो बिल्डिंग हम लोग देखते हैं, बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग में जो मजदूर रहने आते हैं बिल्डिंग का काम करने के लिए, मजदूरों के बच्चे ये लोग चुराते थे। यानी कि बहुत ज्यादा लोअर कैटेगरी के बच्चों को ये लोग चुराते थे ताकि कोई बहुत बड़ा एक्शन ना हो पाए। फिर इन लोगों ने बताया कि इन लोगों ने कहाँ से कौन कौन से बच्चे को चुराया और किस तरह से मारा। दोस्तों, ये जो इन लोगों ने मारा है बच्चों को, ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ये स्टोरी को लिखने के टाइम पर, ये स्टोरी मैंने स्टडी किया इस पर, और इसको जब मैंने लिखा तो यकीन मानो कि मैं 4 से 5 बार मेरी आंखें नम हो गई। खैर, मैं आपको अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बताते हुए कि इन लोगों ने किस तरह से बच्चों का कत्ल किया। फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये लोग बच्चों को कहीं से चुराते थे, यानी किसी मजदूर का बच्चा या किसी भिखारी के बच्चे को ये लोग चुराते थे, और चुराने के बाद में ये लोग किसी भीड़ भाड़ की जगह पर जाते थे। भीड़ भाड़ की जगह पर जाकर वो बच्चे के सहारे, क्योंकि एक मर्तबा ऐसा हुआ, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि ये लोग मंदिर में गए थे। मंदिर में जब ये लोग चोरी करते पकड़ा गए तो इसने, रेणुका ने बच्चे को नीचे पटकने के बाद में लोगों का अटेंशन इनको मिला, लोगों की हमदर्दी हासिल हो गई। तो सिर्फ इनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी तीनों के कि लोगों की हमदर्दी हासिल करने का ये बेहतरीन तरीका है। सिर्फ इस वजह से ये लोग बच्चों को चुराते थे ताकि कभी हम पकड़े जाए तो ये बच्चे के सहारे हम लोगों को पब्लिक मारे नहीं और हम लोगों को अरेस्ट नहीं कराए। सिर्फ इसलिए इन लोगों ने चोरी करने का प्लान इनका था, बच्चों को चोरी करने का प्लान इनका इस तरह से बना था। ये लोग बच्चों को चुराते थे। इन लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया ये चीज कि हम लोग बच्चों को, लोअर कैटेगरी के भिखारी के, मजदूर के बच्चों को हम लोग चुराते थे। चुराने के बाद में हम लोग किसी पब्लिक प्लेस पे जाते थे। पब्लिक प्लेस पे जाने के बाद में वहां पर हम लोग चोरियां करते थे ताकि हम लोग अगर पकड़ा जाए तो हम लोग बच्चों को नीचे पटक दे जमीन पर और लोगों का अटेंशन क्रिएट करे, वहां पर ड्रामा करके पब्लिक के हाथ से बच के हम लोग निकल जाए। ऐसा एक और मर्तबा हुआ था। एक और मर्तबा ये लोग पब्लिक प्लेस में चोरी कर रहे थे और पब्लिक ने वहां पर पकड़ ली तो इन लोगों ने बच्चे को नीचे पटक दिए थे और पब्लिक की हमदर्दी वहां पर भी इनको बहुत अच्छी हासिल हो गई। इन लोग वहां से भी बच गए। तो इन लोगों के दिमाग में पूरी तरह से ये बैठा हुआ था कि चोरी करने से पहले बच्चे को चुराना जरूरी है। इन लोगों ने ये अपना तय करके बैठे थे। अब ये लोग बच्चों को चुराते थे। चुराने के बाद में कहीं पर पब्लिक प्लेस में ये लोग चोरी करने जाते थे। चोरी करने के बाद में अब बच्चे जो होते थे, और इन लोगों ने जो सबसे बड़ा बच्चा चुराया है वो 4 साल का, यानी कि 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने इस तरह के बच्चे को चुराते थे लोग। ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे को इन लोगों ने, बड़ा बच्चे को, जो बड़ी उम्र के बच्चे को जो इन लोगों ने चुराए हैं और मर्डर करे हैं, उसकी उम्र थी महज 4 साल। ये लोग बच्चों को चुराते थे और पब्लिक प्लेस में जाके चोरी करते थे। उसके बाद वो बच्चा जो था, क्योंकि वो माँ बाप से अलग हुआ, वो बच्चा बेचारा माँ बाप से अलग हुआ और उसको ये लोग खाने नहीं देते थे, खाने पीने कुछ नहीं बच्चे को। अब वो बच्चा रोता था। अब वो बच्चा रोएगा तो इनको टेंशन क्रिएट होता था कि बच्चा, इरिटेट होते थे लोग कि बच्चा रो रहा है, बार बार रो रहा है। ये लोग क्या करने का, बच्चों को मार डाले। इन लोगों ने एक बच्चे को मारा। मारने के बाद में वो बच्चे को पॉलीथीन में बांधा इन लोगों ने। बांध कर ये लोग उसका कहीं ठिकाने लगाने गए, उसको ठिकाने लगाने गए। और वो बच्चे को भी कैसे मारा, ऐसे ही मारते थे लगभग सबको। लाइट के खंबे से झूला कर, टांग पकड़ के झूला के लाइट के खंबे से मारना, और जब तक मारना जब तक बच्चा ना मर जाए। फिर जमीन पे से पटकना, बच्चों की टांग पकड़ के जमीन पे पटक के मासूम बच्चों को मारना, जब तक मारना जब तक वो लोग चुप ना हो जाए, यानी जब तक वो लोग पूरी तरह से न मर जाए तब तक। अब एक बच्चे को इन लोगों ने मारा। मारने के बाद में प्लास्टिक की पॉलिथीन में बांध दिया। बांधने के बाद में ये लोग उसको कहीं पर ठिकाने लगाना था। अब बच्चे की लाश थी, उसको ठिकाने लगाना था, तो ये लोग ठिकाने लगाने के लिए कहीं जा रहे थे और रास्ते में ये तीनों माँ बेटियों ने एक सिनेमा हॉल देखा, यानी कि एक थिएटर देखा कोल्हापुर में। अब इनका मन हुआ वो पिक्चर देखने का।
और ये लोग वो पॉलिथीन बैग के साथ जिसमें बच्चे की लाश पड़ी है उसके साथ में इन लोगों ने टिकट खरीदा और टिकट खरीद के ये लोग थिएटर के अंदर गए। उस वक्त कोई चेकिंग वगैरह नहीं होती थी, आज तो खैर ये मुमकिन नहीं है, पर उस वक्त ऐसी कोई तलाशी नहीं होती। ये लोग पॉलिथीन में बांध कर बच्चे को पिक्चर देखने, बच्चे की लाश को लेकर पिक्चर देखने गए ये लोग। और आप यकीन मानिए कि इन लोगों ने अपने पैर के पास में वो बच्चा जो मरा पड़ा है, जो पॉलिथीन के अंदर रैप्ड लिपटा हुआ पड़ा है, उसको अपने पैर के पास रखकर पूरी पिक्चर इन लोगों ने देखी। और ये पूरी पिक्चर देखने के बाद में अब बच्चे को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ा। वो बच्चे को ये लोग जो पॉलिथीन में बांधा हुआ है, जो इनके पैर के पास रखा हुआ है, वो बच्चे को ये लोग लेडीज टॉयलेट में लेके जाते हैं। थिएटर के लेडीज टॉयलेट में लेके जाकर ये बच्चे को वहां छोड़कर आते हैं। तब दूसरे दिन जब वहां पर सफाई करने वाले आते हैं, सफाई कर्मचारी जो होते हैं, टॉयलेट बाथरूम साफ करने वाले, वो लोगों का ध्यान जाता है, वो लोग पुलिस बुलाते हैं, तब ये बच्चे का पता चलता है। ऐसा अलग अलग स्टेट्स में इन लोगों ने मर्डर किया। इन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया ये सारी चीजें पुलिस स्टेशन में, बाकायदा पुलिस के सामने। किसी बच्चे को ड्रम में पानी भरते थे लोग, अब बच्चा रोता था चुराने के बाद में, ड्रम में पानी भरते थे लोग, ड्रम में पानी भर के बच्चे की टांग पकड़ के और ड्रम के अंदर डाल देते थे मुंह उसका, और जब तक उसका मुंह डाल के रखते थे जब तक वो बच्चा पूरी तरह से न मर जाए। और कभी उसको किसी नाले के पास डाल दिए, किसी झाड़ी में डाल दिए, इस तरह से ये लोग बच्चों को करते थे। एक मर्तबा इन लोगों ने किसी बच्चे को चुराया और बच्चे को चुराने के बाद में इन लोगों ने मसाला पीसने का सिलबट्टा आता है, आपको शायद पता होगा, आज तो सिटीज में और गांव खेड़े में भी मिक्सर्स आ गए हैं, पर पहले हुआ करता था। मगर आज भी कई जगहों पर गांव में मसाला पीसने का सिलबट्टा इस्तेमाल किया जाता है। इन लोगों ने बच्चे का सर वो सिलबट्टे पे, बड़ा वाला सिलबट्टे पे रख कर उसको उससे मार मार के इस तरह से इन लोगों ने बच्चों का कत्ल किया है कि ये मानव जाति पर ये लोग कलंक है। ये लोग औरत कहलाने के लायक नहीं। औरत एक ममता का प्रतीक होती है। इन लोगों ने ये सारी कहावत को झुठला दिया है कि माँ जैसा कोई नहीं। खैर माँ जैसा तो कोई है ही नहीं और ना कोई हो सकता है, पर ऐसी माँ, लानत ऐसी माँ। मोहन गवित जो अंजना का दूसरा पति था, जिसका अंजना का और उसका डाइवोर्स हो चुका था। अब मोहन गवित अपनी परिवार में दूसरी शादी करके वो बहुत सुखी था। अंजना को ये चीज देखी नहीं जाती। अंजना को कहीं ना कहीं ये चीज बहुत खलता था और ये बहुत उससे जलती थी कि मेरे हस्बैंड ने दूसरे औरत से शादी करके उसके साथ बहुत सुख के साथ रह रहा है। ये उसको हजम नहीं होती थी, बाकी उस पर चिढ़ती थी। इन लोगों ने प्लान किया, तीनों माँ बेटी ने, कि उससे बदला लेने का है। अब ये लोग उसके घर पे गए और उसकी एक छोटी मासूम बच्ची थी जिसका नाम था क्रांति। इन लोगों ने क्रांति को उठा लिया और क्रांति को भी उसी तरह से मार डाला जैसे ये लोग अन्य बच्चों को, इन लोगों ने जैसे दूसरे बच्चों को इन लोगों ने मारा, उसी तरह इन लोगों ने क्रांति को भी मार दिया। इसकी जो वाइफ थी मोहन की वाइफ को कहीं ना कहीं शक हुआ कि ये 3 माँ बेटी आए थे, ये 2 बेटियां और माँ, ये लोग आए थे, जो मेरे हस्बैंड मोहन की फर्स्ट वाइफ और बेटियां हैं। इनके आने के बाद मेरी बेटी गायब हो गई। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। तो इसने भी उसके बारे में कंप्लेन किया था। और जब अंजना और उसकी दोनों बेटियां रेणुका और सीमा अरेस्ट हुए, तब इन लोगों ने ये चीज को भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम लोगों ने ही ये मर्डर भी किया। इनका दूसरा टारगेट बनी भावना नाम की 10 महीने की बच्ची। उस मासूम बच्ची को इन लोगों ने चुराया। चुराने के बाद में अपना काम जैसे कि हमेशा की तौर पे ये लोग करते थे, जैसे कि चोरी करने जाते थे, ये लोग चोरी करने गए। चोरी करने के बाद में जब भावना बहुत ज्यादा रोने लग गया, वो बच्चा भावना नाम की बच्ची जब बहुत ज्यादा रोने लग गई, इन लोगों ने उसका कत्ल किया। कत्ल करना, जमीन पे पटक के मार डाला। जमीन पे पटक के मारने के बाद
जब वो मर गई, मैंने आपको पिछले अभी थोड़ा देर पहले पीछे बताया कि ये लोग उसको एक पॉलिथीन में बांधकर थिएटर में पिक्चर देखने गए थे। ये वो जो बच्चा था उसी का नाम भावना था और उसकी भी कंप्लेन हुई थी पुलिस में। उसके बाद में इन लोगों ने इसके तुरंत बाद में एक और बच्चे को इन लोगों ने चुराया और हमेशा की तरह इन लोगों ने वो बच्चे को भी चुराने के बाद में कुछ चोरियां करने के बाद में जब वो बच्चा बहुत ज्यादा रोने लग गया तो एक बाल्टी में पानी भर दिया। इन लोगों ने एक बाल्टी में पानी भर के वो बच्चे का मुंह लेके उसके अंदर जब तक डुबा के रखा जब तक बच्चा पूरी तरह से नहीं मरा। किसी बच्चे का इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में ये सारी चीजें एक्सेप्ट किया कि ये लोग कभी बच्चों को जमीन पे पटक पटक के मार देते और कभी बच्चे का गला घोट देते और कभी बच्चे के गले पे पैर रख के ये लोग खड़े हो जाते। जब पुलिस ने इनके घर में रेड किया था तो बच्चों के बहुत सारे खिलौने और कपड़े भी इनके घर से बरामद हुए थे, जो एविडेंस के हिसाब से पुलिस ने कोर्ट में भी बताया। रेणुका की शादी हो गई थी और सीमा की शादी नहीं हुई थी और रेणुका की शादी हो गई थी। रेणुका को एक बेटी भी है ऐसा बताया जाता है। अब रेणुका का पति था किरण शिंदे। किरण शिंदे से जब पुलिस ने अपने हिसाब से यानी पुलिसिया तरीके से जब जानकारी हासिल की, जब पुलिस अपनी तरीके पे आ गई, तब उसने बताया किरण शिंदे ने कि इनका जो पहला शिकार था, ये बात किरण शिंदे के सामने रेणुका ने यानी उसकी वाइफ ने कहा था उसको कि इनका पहला शिकार था जो भिखारी का बच्चा जो मैंने बताया आपको, जिसका सर इन लोगों ने बिजली के खंभे से मार मार के पैर से लटका कर मार मार के जिसको मार डाला था, वो बच्चे का नाम भी बताया उन लोगों ने। वो भिखारी का बच्चा संतोष नाम था उसका। अब जब पुलिस तह तक जाने लगी इस मामले के, और अभी तो सीधी सी बात है कि अगर पुलिस तह तक जाना चाहे तो उसको कोई पावर रोक नहीं सकता है, तो पुलिस ने एक एक चीजों को नई चीजों को खोजना चालू किया कि इन लोगों ने और कहां पर क्राइम किया और किस तरह से किया है। तब पुलिस को पता चला कि उसमें से जिन बच्चों के कत्ल हुए हैं उनमें से लगभग बच्चों के माँ बाप जो थे वो मजदूर थे, जो अब समझो मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पर कुछ मजदूर आके रह रहे हैं, उनका बच्चा इन लोगों ने चुराया। अब वो चुराने के बाद में होता क्या है कि वो मजदूर होते हैं, उनको कहीं दूसरी जगह का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो लोग वहां चले जाते हैं। इस तरह से वो जो बच्चों के बाकी जो काफी सारे बच्चों के जो परिवार वाले थे, जो उनके माता पिता थे, उन लोगों से वो लोग पुलिस के हाथ में नहीं मिल पाए, इन्वेस्टिगेशन में उन लोगों को नहीं लाया गया, इसलिए उनके कोई मौजूद ही नहीं था, कोई मिला ही नहीं पुलिस को, इसलिए इनके ऊपर 13 मर्डर केस और 17 किडनैपिंग के मामला दर्ज हुआ। अब जब ये लोग उस समय जब ये लोग अरेस्ट हुए तो हर जुबान पर बस इन्हीं का चर्चा था, ये तीनों माँ बेटियों का, और वो जो रेणुका का जो हस्बैंड था किरण शिंदे को पुलिस ने विटनेस बनाकर छोड़ दिया और इन लोगों को बाकी जो इनके पुलिस को जो भी सबूत मिले, ऐसा बहुत से लोगों ने इनको वहां पर आता जाता देखा, उन लोगों को एज ए विटनेस खड़ा किया। फिर उनकी जुबानी, ये तीनों की खुद की अपनी जुबानी जो इन लोगों ने एक्सेप्ट किया वो, उसके बाद में जो उसके घर से जो खिलौने मिले थे, बच्चों के खिलौने मिले थे, वो फिर अड़ोसी पड़ोसियों ने उनको देखा आते जाते वहां पर, वो सारा चीजों को एक्सेप्ट करके पुलिस ने बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग पुलिस ने केस बनाया। अब ये स्ट्रांग केस बनाने के बाद में कोर्ट के सामने रिड्यूस हुआ कोल्हापुर कोर्ट में। कोल्हापुर कोर्ट में 13 मर्डर और 17 किडनैपिंग के मामले में ये 3 औरतों को पेश किया गया। अब ट्रायल चला। केस चलने के बाद में कोल्हापुर कोर्ट ने ये हमारी हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की ये 3 पहले औरतें थी जिनको हमारे देश ने फांसी की सजा दी। जी हाँ, हालांकि वैसे औरतों को फांसी हमारे देश में जल्दी से होती नहीं है, पर इन लोगों को हुई। अब फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा होने के बाद में इनको जेल में डाल दिया गया, और जेल में डालने के बाद में समय बीतता रहा, इन लोगों ने
सेशन कोर्ट ने इनको फांसी की सजा दी थी। इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया। ये लोग 1996 में ये लोग अरेस्ट हुए। इन लोगों का जो पूरा जो काम था, यानी ये जो क्राइम की जो इनकी लाइफ थी, ये 1990 को इन लोगों ने स्टार्ट किया था। ये जो मर्डर एंड क्राइम, मर्डर किडनैपिंग के साथ में ये लोग जो चोरियां करते थे बच्चों को चुरा कर, वो चीज पहला जो संतोष नाम का बच्चा था जिसको इन लोगों ने चुराया था, वो चुराया था 1990 यानी 1990 को। और ये लोग जो अरेस्ट हुए वो अरेस्ट होने की का साल था 1996। और इनको अदालत ने, कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने, कोल्हापुर की सेशन कोर्ट ने 2001 को फांसी की सजा दी। फांसी की सजा 2001 को देने के बाद में इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट में 2006 को हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको कंटिन्यू किया, यानी कि हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट की बात मानकर उनको फांसी की सजा कंटिन्यू रखी। फांसी की सजा में कोई कमी नहीं की। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट गए, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। अब अदालत में आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया ये मामला। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सारे सबूत, सारे गवाह सब 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 देखने के बाद में, निचली अदालत यानी सेशन कोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद, फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर देखने के बाद में, सब कुछ देखने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को सही कहते हुए, सही मानते हुए इन लोगों को फांसी की सजा में कंटिन्यू किया, यानी कि इनके साथ में कोई रियायत नहीं बरती गई और ये इस लायक भी थे। अब इनके पास में सारे ऑप्शंस खत्म हो गए यहां पर आकर। अब इनके पास में एक आखिरी ऑप्शन है जो उस वक्त हमारे प्रणब मुखर्जी थे। इन लोगों ने हमारे देश के प्रेसिडेंट साहब के पास गए, जो उस वक्त प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी के पास ये जो इनका जो एप्लीकेशन गया, इन लोगों ने जो पिटीशन फाइल किया प्रणब मुखर्जी के पास में, वो किया 2014 में। अब 2014 में प्रणब मुखर्जी के पास में ये गया और ये काफी समय तक पेंडिंग रह गया इनका मामला। फिर इन लोगों ने उसके बीच में वापस से हाईकोर्ट में दरखास्त डाली कि हम लोगों को 2001 में फांसी की, और इस बीच में जब ट्रायल चल रहा था, जब 1996 में जब ये लोग अरेस्ट हुए, उसी दौरान जो इनकी माँ थी, 2 बेटियों की जो माँ थी, है ना, अंजना 98 में ऑफ हो गई, यानी ट्रायल के दौरान वो मर चुकी थी, जेल में ही मर गई। अब ये 2 बेटियां सिर्फ बची थी। तो ये 2 बेटियों ने ऐसा हाईकोर्ट में ऐसा दरख्वास्त डाली थी कि हम लोगों को 2001 में फांसी की सजा दी गई, हमारी माँ भी जेल में मर गई और हमको अभी तक फांसी नहीं हुई है। हम लोग वो फांसी के डर से रोज मर रहे हैं, तो हमारा कुछ फैसला किया जाए। और हमारी ये दरखास्त है कोर्ट के सामने कि हमको फांसी की सजा को कैंसिल करके हमको लाइफ सजा दी जाए। तब ये जो प्रणब मुखर्जी थे, यहाँ पर भी इन लोगों ने दरखास्त डाली थी, मगर प्रणब मुखर्जी का जब इनके तरफ से कोई जवाब आता, उससे पहले कोर्ट ने इनको फांसी की सजा इनकी कैंसिल करके इनको लाइफ दिया। अभी ये लोग येरवोडा जेल में लाइफ की सजा काट रहे हैं। ये कुछ डिटेल्स हैं उनकी, दोनों बेटियों की। जैसे कि सीमा जो छोटी वाली थी, वो 1975 को बॉर्न हुई थी, उसकी उम्र 46 to 47 थी। इसके ऊपर जो चार्जेस लगे थे, मर्डर, किडनैपिंग और डेथ पेनल्टी, फांसी को कैंसिल करके इनको लाइफ दी गई। और 5 मर्डर और 13 किडनैपिंग, ये था सीमा के ऊपर। और ये जो क्राइम का जो दौर था, यानी कितने टाइम से कितने टाइम तक क्राइम करे, वो था 1990 to 1996। रेणुका शिंदे की 1973 बॉर्न थी, उसकी एज 48 to 49 थी। मर्डर, किडनैपिंग पुणे में थी, पुणे में भी
इन लोगों ने ये सारा कांड किया था। और इसको जो डेथ का जो दिया था, यानी फांसी का जो इनको दिया था, फांसी को कैंसिल करके इनको भी लाइफ दिया गया। इनके ऊपर भी 5 मर्डर और 13 किडनैपिंग का मामला कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने इनको लाइफ सजा दी। इन लोगों ने जो मर्सी पिटीशन डाला था, यानी कि हमारी माँ भी अंदर मर गई जेल में और हमको जो फांसी की सजा 2001 में दी गई, हम लोग रोज उससे मर रहे हैं, रोज जूझ रहे हैं, ये सारा जो मर्सी पिटीशन इन लोगों ने डाला था वो 2008 में डाला था, 2008 टू 2009। और जवाब आने में 2014, यानी 2014 को इनका फाइनल जवाब आया था। तो दोस्तों ये 3 डायनों की कहानी, मैं तो डायन ही कहूँगा। और ये एक ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग, पता नहीं ये लोग कैसे ऐसी मानसिकता के कैसे बन जाते हैं, मुझे नहीं पता। पर ये स्टोरी, मैं फिर से कहूँगा कि ये स्टोरी को मैंने जो लिखा, जो पढ़ा, इसमें बहुत कुछ समझने मिला, सीखने मिला। ये स्टोरी बोलने से मेरा ये आपको डराने का कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये स्टोरी से डराऊं या आप डरे। बस एक सतर्क रहें, होशियार रहें, अपने बच्चों का, अपने परिवार का खास तौर पे ख्याल रखें। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।